हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि जो पहला लेसन था अपना 11th क्लास का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो थ्योरी थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी। अभी हम उसके देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल, फिर हम आगे नेक्स्ट जो चैप्टर उस पर जंप करेंगे। और तुम अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन करके देखना, तुमसे अगर नहीं आए, कोई दिक्कत अगर हो, अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना कि सर हमें ये दिक्कत है, तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट कर दी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम इस पर कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी देखते हैं हम पहले यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन अपने पास में, तो वहाँ पे क्वेश्चन अभी दिए अपने पास थोड़े से स्टोकियोमेट्री लेवल के। ठीक है, तो स्टोकियोमेट्री ऑब्जेक्टिव लेवल 1 के कुछ क्वेश्चन है, तो इनको हम देखते हैं पहले अच्छे से, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी इसमें हो सकता है कि शायद मेरा जो फेस है वो डार्क आ रहा होगा। अभी हम इसको देखते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन ये है, डार्क आ रहा होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि व्हाइट स्क्रीन पे इसका ब्लैक हो ही जाता है चेहरा, क्योंकि लाइट फिर आती नहीं ना, इसलिए। तो अभी यहाँ देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो लॉ थी मैं बताई थी मैंने, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे तुम्हें मैंने 3-4 लॉ बताए थे। वहाँ पे वो मास ऑफ कंजर्वेशन बताया था, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताया था, मल्टीपल प्रोपोर्शन बताया था, मतलब तुम्हें कई सारे लॉ बताए थे। तो उन्हीं के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम देखते हैं इनको। तो यहाँ पे कुछ थ्योरिकल और दोनों ही टाइप के हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में क्या बोलता है, देखो, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब आगे इसने क्या बोला, इन अ केमिकल रिएक्शन दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, तो यानी कि इसमें बोला क्या है कि जो रिएक्टेंट का जो मास है और प्रोडक्ट का जो मास है वो इक्वल होता है। कौन से लॉ में था ये तुम्हें बताना है। तो ये लॉ कौन सा था यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यानी कि इस लॉ में हमने क्या बताया था कि जो रिएक्टेंट मास और प्रोडक्ट मास है वो ऑलवेज सेम रहते हैं, उसमें कुछ भी ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना ही वहाँ पे कुछ क्रिएट होता है, तो मास ऑलवेज कांस्टेंट रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये लॉ था यहाँ पे कौन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आगे कुछ न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। बोला है दूसरे न्यूमेरिकल में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में तुम्हें बताना है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास तुम लोग करना, क्योंकि एनर्जी करोगे क्या, क्योंकि अपने पास में जो है वो मास वाला है और एनर्जी वाला तो फिजिक्स में है, उससे तो मतलब नहीं है। तो यहाँ तुम्हें छांट के मुझे बताना है किसके अंदर जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लग रहा है। तो दोनों साइड में तुम्हें रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास पता करना है और देखना जिसमें वो इक्वल अगर हो जाए तो समझ लेना कि वही वाला यहाँ पे ठीक है। ठीक है, इसका तुम मुझे कमेंट करके बताओगे, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दिया ना, मैं तुम्हें करा पा रहा हूँ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर ऑल द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो यानी कि जो लॉ है वो पूछ रहा है इसमें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स, मतलब किस पे लागू नहीं होता है ये। तो ये मैं तो पहले ही बताया था, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर कभी भी अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रख लेना। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए हम उसको एनर्जी को मास नहीं बोल सकते, मास अलग ही होता है, एनर्जी अलग होती है, इसीलिए जो लॉ वहां पे होल्ड हो जाता है, वहां पे इसका कोई काम नहीं आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो डिफरेंट सैंपल ऑफ वाटर वेयर फाउंड द कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कई सारे सैंपल्स हैं हमारे पास में, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक सैंपल मतलब दिया उसमें रेशियो, इन द रेशियो 1:8 दिस सो द लॉ। एकदम बताना है कि इसके अंदर जो तुम्हें कई सारे यहाँ पे सैंपल तुमने लिए थे, डिफरेंट सैंपल ऑफ वाटर तुमने लिया हुआ है, फाउंड कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है उसमें कांस्टेंट है वो 1:8 है, समझ लो। तो ये कौन सा लॉ बता रहा है, तो ये मैंने पहले बताया था यहाँ पे कि मल्टीपल प्रोपोर्शन कांस्टेंट लॉ यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो जो है वो 1:8 आ रहा है। तो नेक्स्ट है 5, द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन सैंपल ऑफ CuO ऑब्टेन बाय डिफरेंट। तो यानी कि एक सैंपल है उसमें कॉपर और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज बता रहा है वही पूछ रहे। तो देखो आगे क्या इसमें, एंड वेयर फाउंड बी द सेम दिस प्रूव द लॉ ऑफ कांस्टेंट। तो ये तो बताना है तुम लोगों को कि उसके अंदर जो सैंपल है कॉपर CuO का, तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन और कॉपर जो है
उसका रेशियो एकदम फिक्स मिल रहा है तुम्हें, तो रेशियो अगर फिक्स मिल रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो ये कौन सा लॉ जो हमें बताता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ होता है। मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ का मतलब ही यही है कि तुम कोई भी चीज कहीं से भी लो, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट है उनका रेशियो हमेशा फिक्स ही मिलेगा तुम्हें। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी It is an example to the illustrate the law of multiple proportion। तो यहाँ तुम्हें ये बताना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो Cu एक तो पहला कौन है यहाँ पे कि NO2 और K2O, दूसरा यहाँ पे होगा Cu CEO और MgO, और दूसरा यहाँ तीसरा मतलब Al2O3 Cr2O3, और चौथा यहाँ पे कौन है CO और CO2। तो इसमें देखो जो मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या बताया था मैंने कि जब भी दो कंपोनेंट बनेंगे वहां पे, मतलब दो प्रोडक्ट बनने हैं, तो उसके अंदर एक एलिमेंट का मास तो रहेगा कांस्टेंट और दूसरे का जो मास उसमें एक रहता सिंपल रेशियो, ठीक है। तो सिंपल रेशियो रहता है वहां पे, तो इसीलिए पूछ रहा है कि बताओ कौन से में ये लॉ लगने वाला है। तो यहाँ CO और CO2 में लगने वाला है, बिकॉज कार्बन का रेशियो तो फिक्स है, बट ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16 और दो का हो गया कितना 32, तो यानी कि 16 रेशियो 32, ठीक है। तो ये आगे तुम्हारे यहाँ पे आगे क्या तुम्हारे पास एक सिंपल रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 1:2। इसमें अगर तुम 16 से डिवाइड कर दोगे तो 1:2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था तुम्हारा मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो किसके द्वारा ये बताया जा रहा है, मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो किसके द्वारा आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इनमें तो आने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो सल्फर को चलो तुम कांस्टेंट कर भी दो, तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या मतलब है भाई, हाइड्रोजन का मास 2 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, क्या रेशियो बैठेगा, बैठेगा ही नहीं। ऐसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोई रोल ही नहीं है। ऐसे यहाँ पे देखो सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर का मास 32 हो गया, ऑक्सीजन का मास 16 रह गया। तो यहाँ पे देखो N भी यहाँ, N भी यहाँ, O भी यहाँ और ये O भी यहाँ, तो इसीलिए जो लॉ उसमें लगेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का मास जो है वो कांस्टेंट हो चुका है, और नाइट्रोजन का जो रेशियो रहेगा उसमें वो 14:28 और 3:28। अब इसमें अगर 14 से डिवाइड कर दोगे तो 1:2 यहाँ पर से आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ 4 हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन इज ऑलवेज, तो यानी कि बता रहा है तुम्हारे पास एक 4 रेशियो है कार्बन और हाइड्रोजन का। तो पहले सैंपल जो है उसके अंदर 75% कार्बन है और 25% उसमें हाइड्रोजन है। सेकंड में 80% कार्बन है, 20% यहाँ पे हाइड्रोजन है, और कार्बन जो है वो 85.7% है और हाइड्रोजन जो है वो 14.3% है। ऐसे यहाँ पे फोर्थ सैंपल तुम्हारे पास में जो 91 91.3 और 8.7% यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो बताना है द डाटा इलस्ट्रेटेड द लॉ ऑफ, ये बताना है कि कौन सा लॉ ये बताएगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ देखो एक बार, अब क्वेश्चन देखो, सिंस डिफरेंट हाइड्रोकार्बन कंटेन डिफरेंट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट सी कार्बन एंड हाइड्रोजन, वेरीफाई द लॉ विद द फिक्स वेट ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन। तो इसका कौन सा रहेगा, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा, ठीक है। तो मास जो मल्टीपल प्रोपोर्शंस है, मास मल्टीपल प्रोपोर्शंस लॉ। चलो आगे देखते हैं 9 वाला। 9 में कह रहा है लॉ कंबाइनिंग वॉल्यूम वाज प्रपोज्ड बाय, अब जो तुम लोगों को बताया था वॉल्यूम वाला किसने बताया था, वो बताया था किसने, लेवोशियर ने, ठीक है। यहाँ उसको हम बोलते हैं लोशैक, लोशैक बोलते हैं उसको, लोशैक्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कौन, गैलोशैक लॉ हो गया। चलो आगे देखते हैं 10 क्वेश्चन नंबर। तो 10 में क्या बोला इन्होंने, इन द रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बने क्या इसमें वाटर वेपर बन रही है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज 2:1:2, दिस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ, ये तुम्हें बताना है। तो यहाँ पे कौन रहेगा, कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑल अबाउट। तो वॉल्यूम वाले सारे के सारे गैस है, और गैस में जो वॉल्यूम वाला रेशियो किसने बताया था, वो गैलोशैक नहीं बताया था तुम लोगों को, गैलोशैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ये मूल कॉन्सेप्ट भी हम तो बोला है
प्रेजेंट एटॉमिक वेट डिटरमाइन इज बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे क्या बताने क्या मोल्स। ओके चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12, एवोगाड्रो नंबर बताना है तुम्हें वो क्या होता है। तो बताया था कार्बन जो 12 है, कार्बन जो 12 है उसका अगर तुम 12 ग्राम पार्ट लेते हो तो उसके अंदर जितने भी एटम वहाँ पे होंगे, जितने उसके अंदर स्पीसीज होंगी, तो वो जो नंबर है टोटल वो क्या बैठेगा उसका 1 मोल के बराबर होता है, बोलते हैं हम एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, और यही था एक मोल। नेक्स्ट है इफ बी अज्यूम, अगर हम मान लेते हैं कि 124 पार्ट ऑफ मास कार्बन इंस्टेड ऑफ 112 पार्ट ऑफ इट, तो ये बताना है तुम लोगों को कि एज 1 म्यू मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल बी रिमेन, अब ये देखो यहाँ पे रिमेन अनचेंज रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दबक गया हो, और यहाँ पे बी में क्या रहेगा गेट डुअल या डबल हो जाएगा, गेट हैव, तो या फिर चौथे में कांट बी प्रोडक्टेड, तो निकाल ही सकते। ठीक है, तो यानी कि जो एन है भाई वो तो एएमयू रहेगा हमेशा, मास इज मेजर्ड इन अ एएमयू, वो एएमयू में कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसे बोलेंगे उसका क्या एटॉमिक मास यूनिट, वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अब हेनरी थिंग्स जो है वो अभी तुम्हारे काम का नहीं, ये इंटर में है, तो छोड़ देते। अब यहाँ देखो एवोगाड्रोस, एवोगाड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। अब तुम्हें पता होना चाहिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं इसको, 1 मोल के तो मास से बोलते हैं तुम्हारा। नेक्स्ट चलते हैं 17 पे। अब तो 17 में क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज, अब ये बताना है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का वेट कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि 1 मोल है तो उसका 32 होगा, क्योंकि वहाँ पे डबल होती है ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन का कितना 16 और ऑक्सीजन गैस है तो 32, जाहिर सी बात हो जाएगा वहाँ पे। तो ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है द एटॉमिसिटी ऑफ अ स्पीशीज इज X, ठीक है, एंड इट एटॉमिक वेट इज Y, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ स्पीशीज को बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं तुम लोग को पहले बता चुका हूँ कि जो एटम है उसका अगर सिंबल X है तो उसका जो एटॉमिक मास हमेशा ऑलवेज ऊपर लिखा जाएगा, जो चार्ज वो भी ऊपर लिखे जाएंगे, और जो एटॉमिक नंबर है वो लिखा जाएगा उसमें नीचे। ठीक है, तो यानी कि मॉलिक्यूलर वेट और ये क्या है एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी उसकी यहाँ पे हो जाएगी। अब एटॉमिसिटी का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल जो है ना वो कितने एटम से मिलकर बन रहा है। जैसे मान लो तुम्हारे पास O2 है तो O2 के अंदर 2 आ रहा है ना, O और 2, तो इसकी 2 जो है वो इसकी क्या बनेगी, इसकी एटॉमिसिटी बन जाएगी इसकी। ठीक है, इसकी क्या बन जाएगी, इसकी एटॉमिसिटी यहाँ पे बन जाएगी। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। तो एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ, मुझे बताना है क्या बताया मैंने अभी, टोटल नंबर, सॉरी टोटल एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे वो बनेगी उसकी एटॉमिक सिटी। ये आगे तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन। तो द मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, तो याद रखना कि 1 लीटर के अंदर हमेशा 22.4 लीटर होता है, हमेशा याद रखना इस बात को। ठीक है, तो ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक 20 क्वेश्चन तुम्हारे हो चुके। तो आई होप क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो और वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर ज्यादा करें जिससे ये और लोगों तक भी पहुंच पाए। तो अगर और न्यूमेरिकल चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, या अगर कोई न्यूमेरिकल पूछने हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे तो मैं वो बता दी जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ, फिलहाल के लिए बता चाहूँगा, बाय बाय।